वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं रोहित मुंगा आप सबको स्वागत करता हूँ। आज का एक नया इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के दैट इज नोन एज द स्टैटिक्स। इसमें बेसिकली हम क्या बात करेंगे तो नॉर्मल लेवल पे जो 9th और 10th दोनों क्लास के बच्चे हैं उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। और इसके अलावा आप देखिएगा इसमें क्या है कि मैं कुछ NTSC का क्वेश्चन भी यहाँ पे करवाऊँगा जो बेसिकली आप इसको समझ सकते हो कि जो बच्चे 10th क्लास में है उसके लिए क्रैश कोर्स की टाइप का ही होगा तुम्हारा। बहुत ही शॉर्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसको कंसेप्ट समझेंगे और उससे कुछ क्वेश्चन करेंगे। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टैटिक्स क्या होता है। स्टैटिस्टिक्स का मतलब ये होता है कि कोई भी डाटा को स्टडी करना, और सिर्फ डाटा स्टडी करना नहीं होता है, डाटा को स्टडी करके वहाँ से एक नया एक रिजल्ट वहाँ से निकालना। दैट मीन्स कि जैसे कि आप लोग मैच देखते हो तो उसमें मैच में क्या होता है, मैच में मतलब हार या जीत तुम्हारा होगा, तो कहने का मतलब क्या वहाँ से एक रिजल्ट आता है। या वी कैन ऐसो से कि होता क्या है कि एग्जाम के पहले क्या होता है, रैंक प्रेडिक्टर होता है। तो वो सब जो बेसिकली होता है, इसे मान ली कि मतलब किसी का रैंक कुछ आ रहा है, किसी का कुछ आ रहा है, तो वो सब जो बेसिकली एप्लीकेशन है स्टैटिस्टिक्स का। तो वी कैन से कि स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन किया है तो क्या हम लोग कहेंगे कि प्रैक्टिस ऑफ, दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ कलेक्टिंग practice of collecting and analyzing numerical डाटा। जो भी हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा है उसको क्या करना, कलेक्ट करना और उसको एनालिसिस करना, है ना। मतलब कि जो डाटा मिलेगा आपको क्या मिलेगा, लार्ज क्वांटिटी में आपको मिलेगा। ओके, इसके अलावा हम क्या देखते हैं, किसके लिए, फॉर द, जो एनालिसिस आप कर रहे हो डाटा का वो किसके लिए कर रहे हो, फॉर द पर्पस ऑफ इन्फरिंग न्यू इन्फॉर्मेशन। मतलब वहाँ से एक नया हम लोग क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन जनरेट करेंगे, फॉर द न्यू इन्फॉर्मेशन। ओके, तो दैट इज नोन एज द स्टैटिक्स कहते हैं। स्टैटिक्स का डिफरेंट फेजेज होता है, उसके बारे में बात करते हैं। कि फेज की अगर बात किया जाए, दैट मीन्स स्टैटिस्टिक्स का फेज के बारे में बात किया। फेज का मतलब क्या होता है, एक तो आप समझ में आ गया कि स्टैटिक्स में डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसको फिर क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और उसके बाद हम लोग उसमें एक नया रिजल्ट निकालते हैं। तो इसमें अलग अलग जो न्यू रिजल्ट जो निकल के आता है उसमें हम लोग क्या देखते हैं, डिफरेंट फेज होते हैं। तो स्टैटिक्स में जो फेज होता है उसमें सबसे पहला तुम्हारा क्या आता है, उसमें सबसे पहला आता है कलेक्शन ऑफ डाटा, यानी कि डाटा का कलेक्शन करना। तो डाटा का कलेक्शन का मीनिंग क्या होता है, जैसे कि हम देखते क्या है कि अगर हमारे पास कहीं भी एक जहाँ से सोर्सेस है वहाँ से डाटा को वहाँ से लेके आएंगे, यानी कि वहाँ जहाँ पे दैट मीन्स कि वो प्राइमरी सोर्स कहलाता है। कलेक्शन ऑफ डाटा में अगर बात किया है तो बेसिकली क्या होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है प्राइमरी मतलब कि जहाँ से सोर्सेस था डाटा का वहाँ से हम कलेक्ट किए। इसको ऐसे आप थिंक कर सकते हो, इसे मान लिया जाए कि कहीं हम विजिट किए एक लोकेलिटी में, वहाँ से क्या कि जा कर के वहाँ से हम हर एक घर में गए और वहाँ से कितने बच्चे हैं, तो वहाँ से क्या किए हम उस घर के बारे में फाइंड किया। यानी कि वहाँ पे एक हम लोग को क्या हुआ कि प्राइमरी सोर्स हुआ। यानी कि एक होता है प्राइमरी डाटा हम लोग निकालते हैं, और एक कलेक्शन ऑफ डाटा में क्या होता है, सेकेंडरी होता है। तो सेकेंडरी का मतलब क्या कहेंगे, सेकेंडरी का मतलब कि कहीं भी कोई थर्ड पार्टी से हम क्या किए हैं, वहाँ से डाटा को कलेक्ट किए हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है कि प्राइमरी डाटा इंपॉर्टेंट है कि सेकेंडरी इंपॉर्टेंट है। स्वाभाविक सी बात है, प्राइमरी हमारे लिए मोस्ट रिलायबल होगा। ओके, तो यहाँ के बाद हम क्या देखते हैं कि ये हम लोग को पहला फेज जो होता है स्टैटिस्टिक्स का, दैट इज द कलेक्शन ऑफ डाटा। यानी कि कलेक्शन ऑफ डाटा की बात करें तो एक होता है प्राइमरी डाटा जहाँ से हम सोर्सेस होता है वहाँ से इसको पिकअप करते हैं, और एक सेकंड क्या होता है, सेकेंडरी डाटा, यानी कि थर्ड पार्टी से हम लोग वहाँ से खरीदते हैं या जो भी वहाँ से हम लोग टेक करते हैं। अब क्वेश्चन निकल के आता है कि इसके बाद कौन सा फेज होता है, उसका होता है हम लोग को क्या होता है कि डाटा को रिप्रेजेंटेशन करना। सेकंड जो फेज होता है उसका नाम क्या है हमारे पास, उसका नाम है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का मतलब क्या होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा लोअर क्लास में भी, दैट मीन्स कि 8 में पढ़ा होगा कि डाटा को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है ग्राफिकल, एक होता है हम लोग का टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म का मतलब क्या होता है, जैसे कि टैली मार्क्स सब होता है हम लोग का, उसमें फ्रिक्वेंसी होता है, उस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, टेबल के रूप में बना के रिप्रेजेंट करते हैं। और एक होता है हम लोग क्या होता है, ग्राफिकल द्वारा। ग्राफिकल का मतलब क्या, बार ग्राफ हो गया, है ना, हिस्टोग्राम हो गया। इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा हम लोग का सेकंड पेज होता है स्टैटिक्स में, जिस पे हम ज़्यादातर
इतना फोकस नहीं करेंगे। हम अब बात करेंगे थर्ड फेज का, उसका नाम है एनालाइजिंग एंड इन्फरिंग। थर्ड फेज में बेसिकली बात क्या करेंगे हम लोग, एनालाइजिंग एंड इन्फरिंग। दैट मीन्स कि एक नया रिजल्ट वहाँ से निकालना है ना। दैट मीन्स कि जब हमारे पास डाटा हो तो उसको क्या करेंगे हम लोग, एनालिसिस करेंगे, है ना। दैट मीन्स कि वहाँ से हम लोग एक नया रिजल्ट निकल के आता है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, एनालिसिस एंड इन्फरिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी यानी सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, एक मेथड होता है जिसके द्वारा हम न्यू आइडिया वहाँ से जनरेट करते हैं। अब सेंट्रल टेंडेंसी कितने होते हैं हम लोग का, बेसिकली 3 होता है। एक होता है मीन, मोड और एक होता है हम लोग का मीडियन। हम लोग को आज के क्लास में इसी के बारे में पढ़ना है, मीन, मोड और मीडियन के बारे में पढ़ना है। बाकी हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। ओके, तो आज के टॉपिक जो स्टार्ट है हम लोग का, बेसिकली वो मीन के बारे में बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो मीन के बारे में बेसिकली क्या होता है, मीन बेसिकली क्या, एक तरह से हम लोग इसको एवरेज कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर का एवरेज निकालते हैं तो उसको हम लोग अदर नाम भी दिया जाता है, अर्थमेटिक मीन भी होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्सो वी कॉल्ड अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन भी नाम दिया जाता है ना, सिंपली मीन भी कहा जाता है। तो स्टैटिक्स में हम क्या देखते हैं कि अगर हमारे पास सपोज दैट कि हमारे पास नंबर जो है, अगर मान ली x1 x2 x3 डॉट 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 मान ली xn तक है ना। तो हमारे पास वेरिएबल मान ली कोई x है, उसमें n वैल्यू उसमें डाला हुआ है। तो अर्थमेटिक मीन यानी कि जो मीन निकल के आता है, यानी कि जो एवरेज निकल के आता है, वो बेसिकली क्या होता है, सिंपल उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो x के ऊपर बार ऐसे लगा देते हैं। ओके, और इसको डिफाइन कैसे करते हैं मीन को, यानी कि जितना भी हमारे पास है ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3, उस सबको क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे, है ना। और जितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यानी मानिए कि हमारे पास जो ये जो ऑब्जर्वेशन है वो n है, तो यानी टोटल ऑब्जर्वेशन से उसको डिवाइड करेंगे उसके सम को करके। ओके, तो अब यहाँ से क्या निकल के हम लोग को आ रहा है कि इसको अगर और तरीके से अगर यह रिप्रेजेंट किया जाए तो इसको सम को हम लोग सिग्मा के द्वारा भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको रिप्रेजेंट एक्स आई लिखते हैं यहाँ पे है। आई अगर 1 से स्टार्ट होता है कहाँ तक, n तक जाता है, यानी कि 1 एक्स आई के जगह पे 1 रखें तो x1 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो x2 हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग को x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट कहाँ तक, xn तक होता है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि n हमारे पास है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या देखते हैं कि मीन का मतलब एवरेज होता है, और इसमें हम लोग को इसको अर्थमेटिक मीन भी कहा जाता है। और अगर हमारे पास क्या है, n वैल्यू अगर दिया हुआ है x वेरिएबल में, तो इस तरीके से क्या करेंगे, उसको सिग्मा के द्वारा डिनोट करेंगे आसानी से। तो मीन में हम लोग क्या देखते हैं कि इतना ही जो फॉर्मूला यहाँ पे है उसी का इस्तेमाल करके आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब जो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट मीन में जो चीज़ें हम लोग को यूज होता है डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। इससे सबसे पहले क्या है कि अगर हमारे पास फर्स्ट एन नेचुरल नंबर अगर हमारे पास है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर अगर हमारे पास है, तो इसका सम पहले निकालेंगे। सम क्या होता है, आई होप सो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो बच्चे 9th में होगा थोड़ा सा उनको डिफ़िकल्टी होगा, और जिसको दिक्कत है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मैंने बता चुका हूँ कि कैसे निकल के आता है ना। तो अगर नहीं तो आपके पास अगर बुक होगा 10th वगैरह का तो उससे भी आप ये कर लोगे। अगर नहीं भी करना है तो फॉर्मूला को याद कर लेना है। ठीक है, बेसिकली क्या अभी हम उसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि कैसे सम निकल के इसका आता है, लेकिन हम फॉर्मूला डायरेक्टली हम जो उसका रिजल्ट है वो यहाँ पर हम बात करेंगे, और वहाँ से मीन लिखेंगे कि उसका मीन क्या निकल के आता है। तो वह सम की बात करें कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम कितना होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। ओके, तो अब इस केस में क्या देखते हैं कि मीन निकालेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का, तो टोटल सम को n से डिवाइड करेंगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो n प्लस 1/2 निकल के आता है। सिमिलरली अगर बात करते हैं किसके बारे में, फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर, फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर, तो उसके इसमें क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 होता है उसका सम। सिमिलरली मीन की बात करें तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो n प्लस 1 निकल के उसका आ जाएगा। और ये चीज़ें की बात करेंगे एक और कि फर्स्ट n ऑड नंबर रहेगा, अगर ऑड नेचुरल नंबर अगर होता है तो फॉर्मूला उसका n स्क्वायर होता है। अब उसको भी n से डिवाइड करें तो वैल्यू क्या होगा, n निकल के आता है। ये सब बेसिकली क्या होता है एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो ये सब चीज़ों को दिमाग में रखना है, क्योंकि इसका इस्तेमाल भी हम लोग को आगे अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो होगा।
तो कुछ फार्मूले को आपको दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी फार्मूला के बेस पे क्या करोगे आप एग्ज़ाम में बहुत ही क्विकली, बहुत ही आसानी से क्या करोगे, रैंक आपको अच्छा खासा मतलब इम्प्रूव होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कि अभी मैंने बताया था क्या कि अगर हमारे पास सम करते हैं कि 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक n तक है, तो उसका फॉर्मूला सम अगर निकालते हैं तो क्या होगा n × n+1/2 होगा हम लोग का, है ना। सिमिलरली अगर बात करते हैं किसके बारे में, अगर हमारे पास इस सबको स्क्वायर कर देते हैं 2a² 3a², अगर ये सब फार्मूला जो बेसिकली क्या है, इसका तो हम लोग 10th में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसका स्क्वायरिंग वाला जो फार्मूला है वो हम लोग को पढ़ेंगे अभी नहीं, वो हम लोग पढ़ेंगे कब, हम लोग 11th में जाएंगे तो इंडक्शन एक चैप्टर हम लोग का मैथमेटिकल इंडक्शन, उसमें इसके बारे में स्टडी करना है, तो उसके बारे में। लेकिन अभी क्या करना है, कम्प्लीटली ये सब सारे फार्मूलों को दिमाग में रखना है ना, ताकि एग्जाम में क्या कर सके, आसानी से हम कम टाइम में अच्छी तरीके से क्वेश्चन को बना सके, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, स्क्वायरिंग करेंगे तो n × n+1, 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 होता है। एंड थर्ड क्या होता है हम लोग का कि 1q, है ना, मतलब नेचुरल नंबर का q का अगर सम निकाला जाए कितना निकल के आएगा हम लोग का, वो निकल के आएगा जो हमारा नेचुरल नंबर का n तक जो हमारा सम है उसके स्क्वायरिंग कर देंगे, यानी कि n × n+1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, यानी कितना होगा n² × n+1 के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 निकल के आता है। तो जैसे कि ये सब क्वेश्चन आप लोग को ये सब जो है बेसिकली जो भी हम बताए हैं इसके लेकर के भी यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो आप लोग को आइडिया मिलेगा कि इसका कितना इंपॉर्टेंस है। और जो क्वेश्चन है बेसिकली NTSC में पूछा हुआ है, तो उसको बताने के पहले आज करने के पहले एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारे पास है, अगर हमारे पास ऑड नंबर का दिया हुआ है कोई नंबर, जैसे 1 3 5 7 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है ना। अब इसमें से पूछा जा रहा है कि आपका मीन क्या होगा। तो अभी मैंने बताया था मीन मान ली कि 6 7 ऑप्शन दिया हुआ है, एक है 5, किसी का मान ली कि नन होगा, है ना, तो नन यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे मीन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करेंगे, अभी मैंने बताया था कि अगर हमारे पास n ऑड नंबर का सम n ऑड नंबर है तो उसका क्या हो जाएगा, तुम्हारा n² हो जाता है। सिमिलरली जो उसका मीन कितना होगा, n होता है। अब यहाँ पे ऑड नंबर कितने हैं, यहाँ पे 7 है, तो 7 के स्क्वायर हो जाएगा उसका सम, है ना। और डिवाइड कितना से करोगे, 7 से करो तो कितना हो जाएगा आंसर हम लोग का 7 निकल के आता है। ये सब आप लोग को विदिन सेकंड में आप लोग को सॉल्व करना है अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो। लेकिन NTSC में एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आज किया गया था। जैसे 1 है, 2 है ना, फिर 3 दिया हुआ है तुम्हारा, उसके बाद 4 को 4 टाइम्स किया हुआ है, एंड फिर 5 को 5 टाइम्स किया हुआ है, ओके, एंड सो ऑन। इस तरीके से n को n टाइम्स तक किया हुआ है। तो पूछा जा रहा है क्या हम लोग का n टाइम्स तक किया हुआ कि इसका अर्थमेटिक मीन क्या निकल के आएगा। तो अर्थमेटिक मीन अगर निकालना चाहे तो क्या होगा हम लोग का, बेसिकली हम देखेंगे क्या कि इसका अगर इस सब का सम करेंगे, यानी कि 1 को 1² लिख सकते हैं, एंड 2 और 2 4 हो जाता है, यानी कि 2² इसको भी लिख सकते हैं। 3 9 3 कितना होगा हम लोग का 12 होगा, है ना। तो 12 कहने का मतलब क्या, अगर ऐसा करते हैं 3 को 3 टाइम्स हम लोग का दिया हुआ। सिमिलरली अगर 3 + 3 करेंगे तो 9 होगा, यानी कि 3² लिख सकते हैं। 4 + 4 + 4 में 16 होगा, यानी 4² लिख सकते हैं, एंड सो ऑन। 5 के स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। लास्ट में कितना हो जाएगा, n² हो जाएगा। नीचे की बात करें, दैट मीन्स कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना निकल के आएगा, तो क्या होगा हम लोग का, एक तो 1 है तो क्या लिखेंगे 1, फिर 2, फिर 3 बार है 3 लिखेंगे, 4 5 बार, एंड सो ऑन, n तक दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या करेंगे बेसिकली, अब इस जो स्टार्टिंग में जो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे बताया था उसी को यहाँ पे इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करेंगे, आप देख सकते हो कि नेचुरल नंबर का अगर इंडिविजुअल का स्क्वायर का सम किया हुआ है तो फॉर्मूला ये होता है। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे n × n+1, 2n+1 डिवाइडेड बाय कितना होगा 6, एंड नीचे वाला कितना 1 + 2 + 3 n तक है, तो उसको कितना हो जाएगा n × n+1, 2 ऊपर चला जाएगा हम लोग का, तो इससे कटेगा n × n+1, फिर a इससे कटेगा, यानी कि वैल्यू जो बेसिकली आएगा 2n+1 डिवाइडेड बाई 3 निकल के आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये जो बेसिकली NTSC में आज किया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको कैसे हम बनाएं, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो आसानी से उसको हम बना लेंगे। इसके अलावा एक चीज़ और इसमें अगर ऐसा पूछा जाता कि 1 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5, मतलब
इस तरीके से 5 को 5 बार तक रहता और यहाँ तक ही पूछा जाता, तो उस केस में कितना हम लोग को वैल्यू निकल के आएगा। तो उस केस में सिंपल है, जो फॉर्मूला हम निकाले हैं 2n + 1/3, तो कितना होगा हम लोग का n का वैल्यू कितना लेंगे हम लोग को 5 बार लेंगे, तो 2 × 5 + 1/3, क्योंकि कितना 3 है कहाँ से हम लोग को आगे, क्योंकि 3 यहाँ पे दिया हुआ था। अब इसको कैलकुलेट करो तो 11/3 आंसर निकल के आएगा। तो देख सकते हो कि इस फॉर्मूला के हेल्प से कितने आसानी से इस टाइप का अगर सीरीज अगर दिया हुआ है हम लोग का पैटर्न, तो उसको आसानी से हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम बढ़ते हैं मीन का प्रॉपर्टी के बारे में। प्रॉपर्टी ऑफ मीन की अगर बात किया जाए तो इसमें क्या निकल के आता है कि बेसिकली हम देखते क्या हैं कि अगर हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ मीन में हम क्या देखते हैं कि अगर हमारे पास जो मीन है, सपोज मान ली मीन हमारे पास बार x है के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। सपोज मान ली कोई वैल्यू तुम्हारा आ रहा होगा, हाँ ओके। अब खाता क्या है कि अगर जो भी डाटा हमारे पास था, जैसे मान ली x1 x2 x3 है ना एंड सो ऑन xn तक मान लिया होगा हमारे पास। अब क्या करते हैं कि हर एक डाटा में अगर कांस्टेंट टर्म को क्या किया ऐड किया जाता है। जैसे मान लिया कि k को ऐड करते हैं, तो जो हमारा न्यू जो मीन आएगा वो क्या होगा, पहले वाला मीन से k उसमें इंक्रीमेंट होगा, यानी इंक्रीज करेगा। सिमिलर वे में अगर हमारे पास क्या करते हैं, जिस तरीके से k को हम हर एक डाटा में ऐड कर रहे थे, है ना, उसी तरीके से अगर मान ली माइनस करते हैं तो क्या निकल के आएगा, जो न्यू मीन निकल के आएगा पहले के मीन से -k निकल के आता है। ये सब ऑब्जर्वेशन क्या करना है, खुद से कुछ वैल्यू यहाँ पे रखना है। जैसे कि x = 1 रखेंगे, x = 2 लेंगे, 3 4 5 लिख के भी चल सकते हो, है ना। तो उस तरीके से हम आसानी से फाइंड कर लेंगे। सिमिलरली हम क्या देखते हैं कि x न्यू मीन जो आएगा किस केस में, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले का मीन से k को क्या करेंगे, हर एक डाटा में अगर k से हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो नया मीन निकल के आता है पहले के मीन में क्या करेंगे, k से मल्टीप्लाई करेंगे तो डाटा डायरेक्टली हम लोग को आ जाता है। इस टाइप का चीज़ों को याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली इससे क्वेश्चन मतलब आते हैं और आपको बहुत ही कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा। सिमिलरली अगर डिवाइड करते हैं हम लोग तो पहले के मीन से क्या करें कि हम डिवाइड कर देंगे, है ना। ये सब डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए काम आएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया होगा, सपोज दैट है, मान लीजिए कि हमारे पास क्या है कि हमारे पास कोई डाटा है ना, उसका मीन मान लिया कि मॉड बार x है ना, तो इसका बार x का मैंने वैल्यू m दिया हुआ है। अब कहता क्या है कि अगर हम क्या करते हैं इसमें +a इंक्रीमेंट करते हैं, और इंक्रीमेंट करने के बाद क्या देखते हैं मीन में -a -2a सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास जो फाइनल जो मीन आएगा न्यू वो क्या निकल के आएगा। तो सिंपल है, अब पहले दोनों को ऐड कर लेते हैं तो कितना -a आएगा। अब इसमें ऐड कर दो हम लोग को, यानी कि जो न्यू आएगा वो m - a निकल के आता है। तो बात समझ में आप लोग को आया होगा कि क्या हम कहना चाह रहे थे, या ऐसे इसको समझो आप कि हमारे पास कोई डाटा था, उसका जो मीन है वो m था। अब उस डाटा में हम क्या देखें कि +a हर एक डाटा में ऐड किए, है ना, तो उसके इसमें क्या निकल के आया कि हमारे पास m + a आ गया, है ना, न्यू मीन हम लोग के। और सेकंड क्या किया कि फिर -2a घटा रहा है, तो फाइनली +a -2a को हम ऐड किए तो -a आ गया, यानी कि m - a हमारा न्यू मीन निकल के आ जाता है ना। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि अगर हमें आइडिया है प्रॉपर्टी, अगर थोड़ा सा मतलब ये जितना ही प्रॉपर्टी है वो बेसिकली क्या है, कोई डाटा लेकर करके देखा गया है तब जा करके निकल के आया है। तो यहाँ से बात ये निकल के आता है कि जो न्यू मून निकल के आता है ना, अगर कोई ऑब्जर्वेशन हमारे पास है, दैट मीन्स कोई हमारा डाटा दिया है, उस डाटा में अगर कांस्टेंट से इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो अगर ऐड इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो मीन भी जो नया होगा पहले वाला मीन से कांस्टेंट रेट से इंक्रीमेंट करेगा। डिक्रीज कर रहे हो तो वो भी क्या करेगा, न्यू मीन तुम्हारा पहले के मीन से वो डिक्रीज करेगा। और सेकंड क्या वो होता है हम लोग का, मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, पहले के मीन से उतना ही कांस्टेंट से तुम्हारा वो मल्टीप्लाई होगा। और डिवाइड के सेंस में बात करेंगे तो क्या होगा हम लोग का, अगर हर एक डाटा को हम क्या k से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो न्यू मीन निकल के आता है पहले के मीन से k डिवाइड करोगे तो वहाँ से हम लोग को न्यू मीन निकल के आ जाता है। ओके, इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि अगर ऐसा हो, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लेंगे, है ना, उस क्वेश्चन से पता चलेगा हमें कि बेसिकली किस टाइप का हम जो है ना प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके आसानी से हम बना सकते हैं। तो देखो होता क्या है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं NTSC वगैरह में या बोर्ड एग्जाम के एग्जाम में, वो डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं,
है ना। एग्जाम वगैरह में क्या देखते हो, मोस्ट रिपीटेड टाइम आस्क किया जाता है। तो इस केस में हम क्या क्या देखेंगे, तो इसमें हम देखेंगे क्या, सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से देखो, हमारे पास कुछ क्वेश्चन इस तरीके से है, जैसे 1 2 3 4 5 दिया हुआ है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका हम क्या निकालते हैं, अगर मीन निकालेंगे तो कितना होगा, सबको ऐड करेंगे और जितना होगा 15 ऐड करने पे आएगा, आई होप सो, और डिवाइड करोगे 5 से तो 3 निकल के आता है। अब हम क्या देखते हैं यहाँ से, क्या कि जो हमारे पास एक्स आई है, एक्स आई का मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 है, और मीन कितना इसका है, सब में 3 है ना। तो हम क्या देखते हैं कि अगर जो डाटा हमारे पास था इंडिविजुअल में से मीन को घटाएंगे तो कितना होगा, इसको घटाओगे तो -2 -1 0 1 एंड 2 आएगा। तब सबको अगर ऐड करते हैं, यानी कि समेशन ऑफ जो हमारे पास एक्स आई माइनस मीन है, तो कितना निकल के आता है, तो -2 -1, स्वाभाविक सी बात है 0 निकल के आता है ना। तो अगर हमारे पास इसी टाइप का अगर n ऑब्जर्वेशन है तो क्या क्या करते हैं, उस ऑब्जर्वेशन में से मीन से घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा हम लोग का, वो हमारा वैल्यू 0 निकल के आता है। ये डायरेक्टली इससे क्वेश्चन जो है ना बेसिकली आता है इस टाइप का, है ना। ये भी हम लोग का क्या प्रॉपर्टी में ही शामिल करना है, क्या शामिल करना है कि इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन जो हमारा है उसके मीन से घटाएंगे और सम करेंगे उसको सारे घटाने के बाद, तो वहाँ से वैल्यू कितना निकल के आता है, 0 निकल के आता है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और है जो हमारे NTSC में पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन में क्या देखते हैं, एक और क्वेश्चन जो हमारे पास है, जैसे कि मीन दिया हुआ है कुछ, है ना। तो मीन दिया हुआ है और कुछ हमसे पूछा जा रहा है क्या, कि हमारे पास जो है समेशन क्या होगा एक्स आई का। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ मेरे पास है कि मीन एक्स बाई एन, बी दिया हुआ एन मीन एक्स मतलब बार के रूप में, बार एक्स मीन एन, और एक प्लस एन है, और एक लास्ट ऑप्शन दिया हुआ क्या हम लोग का मॉड एक्स माइनस एन। तो ईजी है, कैसे ईजी है, क्योंकि हमको पता है कि मॉड मीन का जो वैल्यू निकालते हैं वो क्या होता है, समेशन ऑफ कितना जो ऑब्जर्वेशन है सबका इंडिविजुअल डिवाइडेड बाय कितना करेंगे हम लोग, डिवाइडेड बाय एन, जितना हमारे पास ऑब्जर्वेशन था, है ना, वो सबको उस जितना नंबर तुम्हारा ऑब्जर्वेशन था उसे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से क्या देखेंगे, हमारे पास जो वैल्यू बेसिकली है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आसानी से हमें जो n मल्टीप्लाई मीन इक्वल टू क्या होगा, समेशन ऑफ जितना भी ऑब्जर्वेशन है ना, सबको ऐड करने पे बाद मिलेगा, वही आंसर निकल के आता है। तो बी द करेक्ट आंसर निकल के आएगा। कुछ क्वेश्चन और लेते हैं और उससे समझते हैं कि मीन बेसिकली होता क्या है। जैसे होता क्या है, अगर हमारे पास कोई पर्सन है, कोई पर्सन ने क्या किया कि वो कुछ उसके पास नंबर ऑफ डाटा बेसिकली क्या है, मान लिया जाए कि एन का वैल्यू यहाँ पे 60 दिया हुआ था, और उसने क्या किया कि कुछ टर्म को उन्होंने रीड कर लिया गलत। जैसे कि मान लिया जाए कि 49 की जगह पे क्या रीड कर लिया उसने, मान लिया जाए 59 रीड कर लिया, तो और उसका जो मीन क्या निकल के आता है, उसका मीन जो निकल के आया वो बेसिकली मान लिया जाए कि 40 निकल के आया, सपोज दैट, ठीक है। तो कह रहा है क्या कि इसका करेक्ट मीन क्या होगा, फाइंड द करेक्ट मीन जो होगा वो क्या होगा, है ना। तो अब यहाँ से क्या देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चन में कैसे बनाएंगे। आप देख सकते हो कि इसमें क्या दिया हुआ है कि नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन हुआ था वो 15 तुम्हारा डाटा था उसके पास, है ना, सॉरी 16 डाटा तुम्हारा उसके पास है, एंड जो मीन निकल के आया है ना, वो बिल्कुल क्या है, इनकरेक्ट है। ओके, तो करेक्ट कितना निकल के तुम्हारा आएगा, करेक्ट की अगर बात करें, ठीक है, तो कितना निकल के आएगा हमारे पास। अब खुद बताओ कि जो डाटा जो रीड किया है वो क्या किया है, ज़्यादा किया है, तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारे पास जो मीन आएगा करेक्ट वो 40 से कम आना चाहिए, है ना। तो अब ऐसे तो बेसिकली क्या करेंगे, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग उसको बनाएंगे, थोड़ा सा टाइम टेकिंग ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, सिंपल सी बात है कि जो हम क्या करेंगे, कुछ एक शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। उसमें क्या करना है कि हम लोग देखना है कि डाटा वो ज़्यादा रीड किया कि कम रीड किया। तो ज़्यादा रीड किया, तो ज़्यादा रीड किया तो स्वाभाविक सी बात है कि जो उसके पास जो इनकरेक्ट मीन जो है वो ज़्यादा आएगा, लेकिन जो करेक्ट मीन होगा वो क्या होगा, कम होना चाहिए। तो 40 से क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे। अब है कि माइनस कितना करना है, तो कितना का डिफरेंस है, तो 10 का तुम्हारा डिफरेंस है, तो 10 डिवाइड है जितना नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन है उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब यहाँ से जैसे ही इसको आप सोल्व करोगे तो 41/6 इज द राइट आंसर।
ओके, तो आई होप सो कि ऐसे क्वेश्चन को आपको डाउट नहीं होना चाहिए था, है ना। सेकंड केस में एक और एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन कभी एग्जाम में आते हैं। इसके अलावा हम क्या लिखते हैं कि अगर सपोज हमारे पास जो नंबर ऑब्जर्वेशन, अगेन मानते क्या है कि मान लिया जाए कि कुछ ऑब्जर्वेशन तुम्हारा है, वो ऑब्जर्वेशन कितना है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास कितना 70 डाटा ले लेते हैं। ओके, अब इसमें देखते हैं क्या है कि कोई पर्सन ने क्या किया कि मान लिया जाए कि 52 था, तो उसके जगह पर उन्होंने क्या किया कि 42 रीड किया, है ना। और क्या किया तुम्हारा उसने कि 62 की जगह पे क्या रीड किया, उसने 72 रीड किया। और अगेन वो क्या किया है कि 72 की जगह पे क्या कर लिया उसने कि 76 रीड कर लिया, है ना। तो अब देख सकते हो कि जो इसमें अगर डिफरेंस देखा जाए, अब यहाँ से क्या देखते हैं डिफरेंस कितना आ रहा है, प्लस मतलब -10 किया तुम्हारा, कम हो गया उसका। इसमें क्या किया है, इसमें तुम्हारा -10 किया है, इसमें क्या किया है +4 ज़्यादा रीड कर लिया है। तो अगर हम क्या करेंगे, दोनों डाटा को ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे कितना आएगा हम लोग का 6 और कितना 18। ओके, एंड इसका कितना आएगा हम लोग का 0 और 18 और 20 हम लोग को आएगा सर, सॉरी 90 हम लोग को आएगा। होप सो 11 7 18 और एक 190 हो गए। तो आप देख सकते हो क्या है कि हमारे पास जो डाटा बेसिकली जो है ना, जो पहले से था वो कितना है हम लोग का 186 है ना, लेकिन जो बाद में कितना आ रहा है 190 आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे कि ऐसे करते हैं कि हमारे पास इसका अगर मान लिया जाए कि मीन जो बेसिकली क्या उसका था, जो वो काउंट किया था, है ना, तो बेसिकली स्वाभाविक सी बात है वो भी इनकरेक्ट ही होगा। सपोज मान लिया कि 50 होगा, है ना, लेकिन जो करेक्ट होगा वो क्या होगा, क्वेश्चन ये निकल के आता है करेक्ट होगा जो हमसे इससे ज़्यादा होगा या कम होगा। तो बात यहाँ पे निकल के आता है कि उसने किया क्या मतलब कि जो टोटल अगर इनकरेक्ट जो काउंट किया है वो कितना है 190 है, तो और करेक्ट कितना था 186 था। तो इससे ज़्यादा आ रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि 50 जो उसका मीन आ रहा है और हमारे जो करेक्ट मीन आना चाहिए था इससे वो ज़्यादा आएगा, क्योंकि वो ज़्यादा दिख रहा है हम लोग का। कितना ज़्यादा दिख रहा है, तो 4 यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे उस केस में, यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे 50 - 4 डिवाइडेड बाई कितना हमारे पास डाटा है 70। अब इसको जो कैलकुलेट करोगे तो वहाँ से जो आंसर होगा वो हम लोग का मीन निकल के आएगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि क्या है हम लोग को कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ध्यान ये रखना है कि हमारे पास इनकरेक्ट डाटा कितना वो किया हुआ है और करेक्ट कितना किया हुआ है। और जब हमारे पास जो इनकरेक्ट का जो सम करेंगे तो अगर वो ज़्यादा आता है तो स्वाभाविक सी बात है उसका जो मीन जो आया होगा वो बिल्कुल ज़्यादा होगा, है ना। लेकिन करेक्ट कितना होगा, तो करेक्ट तुम्हारा क्या होगा उससे कम होना चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। हो सकता है कभी कभी हमारा जो डाटा वो काउंट करेगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू द जो ओरिजिनल डाटा तुम्हारा होना चाहिए था। उस केस में क्या करेंगे यहाँ पे हम प्लस कर देंगे। ओके, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी निकल के आता है, इससे पूरे मान लिया जाए कोई एक और क्वेश्चन कंसिडर करते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मान लिया जाए कि है 300 सपोज दैट। अब होता क्या है कि कोई पर्सन ने कि 144 के जगह पर उसने क्या किया 154 रीड किया, है ना। और सेकंड क्या किया तुम्हारा कि 149 के जगह पे क्या किया उसने रीड कर लिया, यहाँ पे मान ली +1 +10 रीड किया। और इसने क्या किया यहाँ पे 139 कर लिया रीड, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, है ना। अगेन 152 के जगह पे क्या रीड किया, वो 152 की जगह पे उसने रीड किया है 157 कर लिया रीड, तो +7 कर लिया। और अगर बात करते हैं 140 की जगह पे क्या रीड कर लिया उसने 147 कर लिया, तुम वो क्या कर लिया रीड तुम्हारा। तो हम यहाँ से क्या देखें, नहीं 147 मत करो, यहाँ पे 133 कर लो, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इसका जो वैल्यू निकल के आया होगा वो भी तुम्हारा मे बी मान ली 49 अगर आया होगा। तो हम देखते हैं क्या है कि जब ओरिजिनल जो तुम्हारा मीन होना चाहिए तो वो भी 49 ही होगा। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो जो डिफरेंस तुम्हारा है वो सबका तुम्हारा क्या है, जैसे एक +10 आगे बढ़ा है तो -10 भी गया तो 0 आ गया, फिर +7 आगे बढ़ा है तो फिर -7 भी आगे बढ़ा है। तो कभी कभी जो है ना इस टाइप का वो मतलब मेकअप हो जाता है। तो इनकरेक्ट रीड करने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया, जो ओवरऑल जो इंक्रीमेंट किया अपने आप में इनकरेक्ट में, लेकिन मीन में तुम्हारा क्या होगा वैल्यू उसका सेम निकल के आता है।
तो होप सो कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मीडियन की बात करेंगे, लेकिन हमें आपको बता देना चाहते हैं कि एनटीपीसी एग्जाम में ज़्यादातर जो क्वेश्चन होता है वो मीन से ही होता है ना। तो उसके बारे में लेकिन थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। मीडियन सिर्फ हम लोग क्या करें, जानकारी के पर्पज़ से यहाँ पे पढ़ेंगे यहाँ पे, लेकिन बेसिकली कोई एनटीएससी में एग्जाम में आता नहीं है। लेकिन बेसिकली यहाँ पे देखेंगे क्या कि मीडियन होता क्या है, बस उतना ही काफ़ी है इसके लिए। मीडियन का मतलब एक अलग कह सकते हो क्या कि पोजिशनल मीन भी इसको बोलते हैं हम लोग हैं। इसको क्या बोलते हैं, पोजिशनल मीन भी नाम दिया जाता है। मीडियन मतलब जो मिड का वैल्यू होता है, यानी कि मिडल वैल्यू जो होता है, या इसको अलग नाम दिया जाता है क्या, मिडल मोस्ट डाटा। मिडल मोस्ट डाटा को बोलते हैं हम लोग हैं। हम इसमें देखते क्या है कि इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको असेंडिंग और असेंडिंग या डिसेंडिंग में हम उसको क्या करेंगे, अरेंज करते हैं। अरेंज करने के बाद जो एन यहाँ से निकल के आता है ना, उस पर डिपेंड करता है। एन अगर ऑड आता है तो हम क्या देखते हैं कि जो मिडिल टर्म होगा ना, उसको क्या करेंगे हम लोग, कंसीडर करेंगे कि वो मीडियन होगा, है ना। मतलब और जो हम लोग, अगर हम लोग का इवन हो जाता है तो इवन क्या करेंगे, दो मिडिल टर्म जो होगा वो दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, है ना। ऐड करके डिवाइड करेंगे 2 से, तो वहाँ से क्या होगा हम लोग का, वहाँ से मीडियन निकल के आएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे मोड के बारे में। मोड का बेसिकली क्या होता है, मोड का मतलब कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली डाटा जो हमारे पास, जैसे सपोज दैट कि 10 स्टूडेंट है, उसमें क्या होता है कि ज़्यादातर बेसिकली मार्क्स सबको जो आया है, मान लो किसी का 1 आया, किसी का 2 आया, किसी का 3 आया, किसी का 4 आया, है ना। इस तरह किसी का 5 आया, किसी का 6 आया, 4 5 7 8 और 9, है ना। 3 4 5 6 7 8 9 और ये किसी का मान लिया 10 आया होगा। तो कैसा क्या है कि ज़्यादा मोस्ट फ्रिक्वेंटली किसका तुम्हारा आया है ना। तो हम क्या देखते हैं, जो ज़्यादा बार नंबर अगर आया होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोड बोलेंगे। मोड का वैल्यू बेसिकली क्या है कि मोर देन 1 हो सकता है। मे बी चांसेस तुम्हारा ऐसा भी होता होगा कि 5 मान ली भी 3 टाइम्स आया होगा, 4 भी 3 टाइम्स आया होगा। तो उस केस में क्या कहेंगे हम लोग, याद रखना है कि मीन मीडियन का जो वैल्यू होता है इनइक्वली एग्जिस्ट करता है। मीन एंड मीडियन का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा हम लोग का, ये सब एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनइक्वली एग्जिस्ट करता है ना। लेकिन मोड की अगर बात करें तो क्या होता है हम लोग का, मोर देन 1 वैल्यू भी हो सकता है। मोर देन 1 वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, मोर देन 1 वैल्यू पॉसिबल होने। ओके, तो इस केस में हम क्या देखते हैं, अगर हमारे पास सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे जो एनटीएससी एग्जाम में आया हुआ है, तो इसमें हम क्या देखते हैं बेसिकली कि हमारे पास एक है 1 2 2 3 टाइम्स तुम्हारा है, एंड सो ऑन 9 टाइम्स दिया हुआ है ना। तो अब क्या देखेंगे, इसको हमको निकालना जा रहा है कि इसका क्या निकल के आएगा, है ना। मीन और मोड जिसका बेसिकली कैसे निकालेंगे, तो मीन का मतलब क्या होता है, मीन का मतलब 2n + 1/2। 3 अभी फॉर्मूला स्टार्टिंग मैंने बताया था। तो क्या निकालेंगे, 9 × 2 और +1 यानी कि 19/3। और यहाँ पे मोड क्या लेंगे, तो हम लोग का 3 3 या 9, है ना। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आया था कि हमें मीन एंड मोडियन का मीन मल्टीप्लाई मोड का वैल्यू क्या निकल के आएगा उसके बारे में पूछा जा रहा था, है ना। तो ये हम लोग का क्वेश्चन था। तो इस तरह के क्वेश्चन कभी एग्जाम में आते हैं। ओके, एक एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है, दैट मीन्स कि रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि बेसिकली होता क्या है कि मोड इक्वल टू 3 × मीडियन -2 × मीन होता है। यानी कि इसका जो मतलब इस रिलेशन से क्या देखेंगे, आसानी से एम्पिरिकल फॉर्मूला जो बेसिकली है, आसानी से हम मोड मीडियन, इसमें 2 किसी का वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो मोड आसानी से निकाल सकते हैं। और एक बात ध्यान रखना है कि मीडियन का वैल्यू जो एम्पिरिकल फॉर्मूला करके निकालोगे आप, तो उसमें क्या निकल के आता है, उसमें वैल्यू आपको सिंगल निकल के आता है। ऐसे डाटा के बेस पर निकालोगे तो मोर देन 1 वैल्यू हो सकता है। तो इस तरीके से स्टैटिक्स का पार्ट हम लोग कंप्लीट हो गया। तो आप अगर रोहित उमंग चैनल पे जाओगे तो कंप्लीट जो है एनटीएससी के लिए खास करके मैंने जो वीडियो बनाया था इस दिसंबर में कंप्लीट पूरा किया है। और कंप्लीट जो है इसमें आपको सारा एनटीएससी हाई लेवल का क्वेश्चन जो है उससे ऊपर गए से कि पीआरएम वगैरह के मैंने करवाया था। तो इस तरीके से जो कम्प्लीटली जो बच्चे क्लास 10th में है या क्लास 9th में उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, या जो क्लास 8 में उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो जाकर के पहले अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही हमें
मोटिवेट करता है। और आगे देखते हैं हम क्या इसमें और नया चीज़ लेके आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। यू गाइज आर अमेजिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, यू आर द फ्यूचर। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।